हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे थे जावा रिवीजन के बारे में और मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक लिंक शेयर किया है जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो अभी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो चलिए जानते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए। इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक्सेप्शनल हैंडलिंग दिख रहा है। एक्सेप्शंस होता क्या है? एक्चुअली एक्सेप्शंस रन टाइम एरर्स को कहते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हो और वहां पे कोई एरर आ जाए उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, रन टाइम एरर्स को। एंड ड्यू टू एक्सेप्शन क्या होगा कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। जब कभी भी एक्सेप्शंस होता है तो हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट कर जाता है और वो रन टाइम एरर्स ही है। ये हमेशा रन टाइम ही होता है। कंपाइल टाइम एरर तो आपको नेटबिन्स दिखा देता है रेड कलर करके और मैसेज डाल के, तो आप उसे ठीक कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे लॉजिकल एरर होते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वो लॉजिकल एरर हमें रन टाइम में पता चलते हैं, जिसके कारण एक्सेप्शन जनरेट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एरे इंडेक्स को रेफरेंस किया और आउट ऑफ रेंज रेफरेंस कर दिया। आपके पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर में और आपने 6 इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। किसी इंटीजर नंबर को 0 से आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 0 कर दिया किसी भी इंटीजर नंबर को, तो भी आपको एक्सेप्शन जनरेट होगा। कई बार मेमोरी इनसफिशिएंट हो जाते हैं, मेमोरी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में भी इनसफिशिएंट कंप्यूटर्स मेमोरी के केस में प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो पाता है, तो दैट इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। वो भी हमारा एक एक्सेप्शन ही होता है। तो ऐसे एरर सिचुएशंस को, मतलब जो एक्सेप्शंस जनरेट हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब द एरर्स व्हिच ऑकर्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग द एरर मैसेज देयर, तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे और उसके कारण हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाएगा। उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे जावा में। ठीक है। अब एज ए प्रोग्रामर आपका तो टारगेट ये होना चाहिए कि इस तरह के एक्सेप्शंस को आप एंटिसिपेट कर लो, पता कर लो कि क्या होगा, क्योंकि कई बार अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास और कई बार अनप्रेडिक्टेबल कुछ ऐसे डैमेज भी हो सकते हैं जो आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है। क्योंकि अगर प्रोग्राम आपने लिखा है तो यू नो दैट कि व्हेन यू आर गोइंग टू टर्मिनेट योर प्रोग्राम और आपका प्रोग्राम कब टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम में कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कहीं कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन अगर सेकंड आर्गुमेंट 0 सप्लाई कर दिया जाए, फर्स्ट आर्गुमेंट को 0 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे सामने एक एक्सेप्शन आ जाएगा डिवाइड बाई 0 का। जबकि आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो, इस प्रोग्राम के अंदर में यहाँ पे 0 एज आर्गुमेंट पास किया गया है और ड्यू टू दिस अ डिवीजन बाय 0 विल कॉज द प्रोग्राम टू टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली। और आप यहाँ पे देखिए कि एक एरर मैसेज आया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइड बाई 0। तो ये क्या हमारा एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस थ्रोन बाय द प्रोग्राम व्हेन अटेम्प्ट इज मेड डिवाइड एन इंटीजर बाय 0। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ऐसे एक फंक्शन लिखो डिवाइड बाय 0 का सिचुएशन ऑकर्स करो, तो आप ऐसे एक डिवाइड फंक्शन लिख के इस तरह से काम कर सकते हैं। इफ मेथड डिवाइड हैड यूज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, अब अगर इसी जगह पे इंटीजर नहीं होके वो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट होता तो अब एक्सेप्शन नहीं आता, हमें डिवाइड बाय 0 का एरर मैसेज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फ्लोटिंग अर्थमेटिक में डिवीजन बाय 0 अलाउड है और उसका आउटपुट इन्फिनिटी आता है। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। अब आपके पास चलिए एक्सेप्शन आ गया, जावा ने बता दिया कि भाई एक्सेप्शन है, इस कंडीशन पे एक्सेप्शन होगा, इस कंडीशन पे एक्सेप्शन होगा, तो नाउ यू आर सपोज टू बी मैनेज द एक्सेप्शन। आपको एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास हैंडलिंग मैकेनिज्म है, सो दैट कि हमारा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को डील कर सके और एग्जीक्यूशंस को कंटिन्यू रखे, या अगर एग्जीक्यूशन टर्मिनेट भी होगा तो ग्रेसफुली टर्मिनेट होना चाहिए। मेरे नॉलेज में होना चाहिए कि ठीक है, अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे, बट एक प्रॉपर स्टेप के साथ वो टर्मिनेशन हो। तो इसी चीज के लिए हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है। और जब कभी भी आप एक्सेप्शंस को हैंडल करोगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उस एक्सेप्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां से एक्सेप्शन जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है। मीन्स वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसके कारण एक्सेप्शन हो सकता है, लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके कारण एरर ऑकर्स हो रहा है। फिर आपको एक्सेप्शंस को कैच करने की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा अगर एक्सेप्शन आए तो इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या बिहेवियर दिखाना है, क्या एक्शन लेना है, और एक करेक्टिव एक्शंस को
लेके एक्सेप्शंस को रिकवर करना है, यानी कि एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। तो पहले ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो, फिर एक्सेप्शंस को कैच करो और फिर उस एक्सेप्शंस को प्रॉपर्ली हैंडल कर दो। तो टोटल ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है, हम ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? तो इसके लिए जावा के अंदर में कुछ कीवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं टू हैंडल द एक्सेप्शन। सबसे पहला है हमारे पास ट्राई। ट्राई ब्लॉक एक वो ब्लॉक है जिसके अंदर में हम उस कोड को रखते हैं जिस कोड के कारण एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। ट्राई ब्लॉक सराउंड्स द पार्ट ऑफ द कोड दैट कैन जनरेट एक्सेप्शन। उसके बाद आपका आता है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक फॉलोज अ ट्राई, मतलब यह हमेशा ट्राई के ठीक नीचे लिखा जाएगा, जैसे इफ के नीचे एल्स लिखते हो उसी तरीके से। एंड कैच ब्लॉक कंटेन्स द एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड, मतलब आपको वो कोड इसके अंदर लिखना है जो एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सेप्शन ऑकर्स, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन होगा। आप चाहे तो मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं एक ट्राई के नीचे, सो दैट कई बार क्या होता है कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रखा है अपने ट्राई के अंदर में, तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस की पॉसिबिलिटीज है। मान लो डिवाइड बाई जीरो भी हो सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स भी एक्सेप्शन हो सकता है। तो इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आप मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं अलग अलग एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्राई है, इसके एक कैच है, दूसरा कैच है और एक लास्ट में फाइनली ब्लॉक भी दिया गया। अब ये फाइनली क्या है जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ट्राई ब्लॉक का काम होता है कि कोड को एग्जामिन करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस और डिटेक्ट करना कि कोई एक्सेप्शन है या नहीं। अगर एक्सेप्शन है तो उसे थ्रो कर देना, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्शन थ्रोन होगा, ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसे भेजा। जब भी कोई एक्सेप्शन होता है तो उसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके थ्रो किया जाता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उसी जगह पे स्टॉप हो जाता है और कंट्रोल जो है वो आपके कैच ब्लॉक में इन कर जाता है। जब वो कैच ब्लॉक में कंट्रोल जाएगा तो वो मैचिंग आर्गुमेंट्स के साथ वो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। जो ऑब्जेक्ट थ्रोन किया गया है उसके हिसाब से वो मैच होगा और पर्टिकुलर कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराया जाएगा और उसके अंदर में जो कोड्स लिखे गए हैं उस एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है, उस कोड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शंस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस ट्राई ब्लॉक के अंदर में, तो कैच क्लॉज का कोई काम नहीं होगा। ट्राई ब्लॉक्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड मींस दैट फॉलो द ट्राई ब्लॉक्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एग्जीक्यूशन नॉर्मल कंडीशंस की तरह चलता रहेगा, ठीक है, लास्ट कैच क्लॉज तक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि फाइनली एक ऑप्शनल स्टेटमेंट अवेलेबल होता है, ब्लॉक अवेलेबल होता है, जिसका काम क्या है कि वो सबसे लास्ट में क्लीन अप करने के लिए होता है। फाइनली एक ऐसा सिचुएशन है जो दोनों ही कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगा फाइनली ब्लॉक, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो या एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो। एक्सेप्शन जनरेट होगा तो कैच के बाद एग्जीक्यूट होगा और एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ तो ट्राई के जस्ट बाद फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कभी भी आप ट्राई ब्लॉक से बाहर निकलोगे तो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसका नाम रखा ही गया है फाइनली। इट्स एग्जीक्यूट whether an exceptions occurs or not। जनरली इस ब्लॉक का इस्तेमाल हम करते हैं क्लीन अप कोड करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, कुछ फ्रीइंग रिसोर्सेज के लिए। मान लो ट्राई के अंदर आपने कुछ रिसोर्स को रिजर्व कर लिया, अब आपने बिना उसको अनरिजर्व किए, बिना उसको मतलब ये दिखाए कि नाउ इट इज फ्री, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है और कोई दूसरा प्रोग्राम उसी रिसोर्स को एक्वायर करना चाहता है, लेकिन किसी कारण बस वो रिसोर्स, क्योंकि दिख रहा है कि दिस रिसोर्सेज आर ऑलरेडी एंगेज्ड विद सम अदर प्रोसेस, तो वो रिसोर्स किसी और को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमें फाइनली सेक्शंस को यूज करना चाहिए। अब आइए देखते हैं डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जा रहा है। एक ट्राई ब्लॉक के अंदर में हमने यहाँ पे डिवाइड फंक्शंस को कॉल किया, फाइनली हमने क्वेश्चन को प्रिंट किया, लेकिन एक एक्सेप्शन भी आ सकता है। अब ये एक्सेप्शन जो है ये सबसे सुपर क्लास है एक्सेप्शन कैटेगरी में। तो मान लीजिए आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कि किस तरह का एक्सेप्शन होगा, तो आप सभी तरह के एक्सेप्शन को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल, इस क्लास के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। गेट मैसेज एक ऐसा मेथड है जिसमें अप्रोप्रिएट मैसेज बताता है, वो एरर मैसेज यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो उस एक्सेप्शन का एरर मैसेज क्या है, इसके लिए हम गेट मैसेज फंक्शंस को यूज करते हैं। We catch the exceptions of the type exception
ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एक्सेप्शन इज कैच ऑल, मतलब जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो हर तरह के एक्सेप्शन को कैच करेगा और एक जनरल एरर मैसेज रिटर्न करता है। उस जनरल एरर मैसेज को रिट्राइव करने के लिए हमें गेट मैसेज फंक्शंस को यूज करना होता है किसी भी तरह के एरर मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई एक्सेप्शन है तो। अब इस पूरे प्रोग्राम को देखिए, एक्सेप्शन डेमो के अंदर में एक डिवाइड फंक्शन लिखा हुआ है, एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे कैच है और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। तो जब एक्सेप्शन आएगा तो अब पूरा रेड कलर में आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, डिवाइड तो हो ही रहा है, डिवाइड बाई जीरो ही हो रहा है, एक्सेप्शन भी जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, डिवाइड बाई जीरो। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एक नॉर्मल टर्मिनेट होगा, मतलब जहां आपको एरर्स मैसेज दिख रहे थे वहां पे एरर मैसेज दिखना बंद हो जाएगा और एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह, नॉर्मल एग्जीक्यूशंस की तरह आपको दिखाई देगा। आइए एक बार नेटबिन्स पे चलते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। डिवाइड बाई जीरो का या एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स, हर किसी को हम देख सकते हैं। तो मैं एक क्लास बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे क्लास के अंदर में सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ स्टैटिक, ठीक है, इंट डिवाइड और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट नंबर 1 कॉमा, ठीक है, n1 या a कॉमा इंट b, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे एक कोड लिख देता हूँ सीधा, रिटर्न a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख लेता हूँ, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गस ओपन कर ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। मैं नंबर इनपुट भी करा सकता हूँ रन टाइम में, इंटीजर x कॉमा वाई यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास के, मतलब स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे यूटिल के अंदर से, तो इंपोर्ट, ठीक है, या चलो फिक्स वैल्यू ही ले देता हूँ, हटाओ इंपोर्ट का क्या करना है मुझे। तो यहाँ पे सीधा मैं एक्स वाई और x की वैल्यू कुछ डिसाइड करता हूँ, या रहने दो, सीधा डिवाइड बाई जीरो, मैं तब क्वोशंट ले लेता हूँ यहाँ पे इंट q और q इजकल टू, यहाँ पे डिवाइड फंक्शंस को कॉल करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 25,5, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन और इसके अंदर में मैं क्वोशंट को प्रिंट कर देता हूँ, क्वोशंट, और यहाँ पे प्लस q दिखा देता हूँ सेमी कॉलन, ठीक है। प्रोग्राम सक्सेस हो गया, हम इसको रन करा लेते हैं। अब अभी अगर इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखो तो देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम, कोई एरर नहीं है इस प्रोग्राम में, कहीं कोई एरर नहीं है, लॉजिकली सिंटैक्टिकली कहीं कोई एरर नहीं है। रन करेंगे, अब मेरे 2 वैल्यू हमने 25 और 5 दिया था, हमें क्वोशंट 5 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी प्रोग्राम में जैसे ही हम इस 5 को 0 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको 0 में कन्वर्ट किया और अब मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सपोज मैंने इसको रन फाइल किया, तो जैसे ही मैंने रन किया तो अब हमारे पास एक्सेप्शंस आ गया। अब एक्सेप्शंस देखिए, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो, तो मतलब हमारे पास एक्सेप्शन आ रहा है। अब इस एक्सेप्शंस को मुझे क्या करना है, हैंडल करना है। तो कैसे हैंडल करूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, ओपन कर ली ब्रेसेज, क्लोज कर ली ब्रेसेज, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कैच, यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्शन ई, ओपन कर ली ब्रेसेज और यहाँ पे लगा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मैसेज है ई डॉट गेट मैसेज, जो मैसेज है वो मैसेज ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे रन फाइल किया, तो अब देखो आपको डिवाइड बाई जीरो का प्रॉपर मैसेज आया, कोई रेड कलर में वो मैसेज नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल देता हूँ, 4 डाल दिया, अब मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ पे रन करा दिया, तो अब देखो अब कोई क्वेश्चन 6 आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड करके ये वैल्यू आ गया, ठीक है, 4 6 24 होता है, ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसने क्या किया, इसे राउंड करके मैसेज हमें दिखा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारे पास 6 आ गया, इंटीजर वैल्यू है, सॉरी इंटीजर डिवाइड इंटीजर हमेशा इंटीजर ही होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट का कंसेप्ट नहीं है, कोई राउंडिंग का कंसेप्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 27 भी लिखूंगा तो हमें 6 ही हमारी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इंटीजर में जो इंटीजर पोर्शंस होते हैं वही आएंगे। 6 पॉइंट आंसर आ रहा है, लेकिन पॉइंट वाला पोर्शन यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक भी लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एक फाइनली लिख दिया, ठीक है, और फाइनली के अंदर में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा यहाँ पे, चलो सेमीकोलन लगा देता हूँ लास्ट में। और अब मैं दिखा दूँ यहाँ पे, अब मैं इस कोड को रन कराता हूँ। तो अब आप देखना यहाँ पे अभी एक्सेप्शन नहीं है, फिर भी हमारे पास मैसेज आया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, 0 लगा दिया और रन करा देता हूँ। तो रन कराता हूँ तो देखो इस बार भी इसने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैसेज दिखाया। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है, वो आइदर एक्सेप्शन क्रिएट हो या नहीं हो, दोनों ही केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो एक ऐसा पार्ट जो आप चाहते हो कि दोनों ही कंडीशंस में एग्जीक्यूट हो, एक्सेप्शन हैंडल मतलब क्रिएट हो जाए तब भी एग्जीक्यूट करे और एक्सेप्शन ना क्रिएट हो तब भी एग्जीक्यूट करे, तो ऐसे कोड ऑफ स्टेटमेंट को फाइनली ब्लॉक में रख सकते हो। तो आई होप सो कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वही एक्सेप्शन हैंडल हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या कोडिंग करनी है, किस तरह से कोडिंग करनी है, ये आपके समझ में आ गया। आप डिवाइड बाय एरर का भी आप इंडेक्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का भी एक्सेप्शन आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए कंटेंट के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके इस टॉपिक का रह रहा है। तो अगला टॉपिक डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हमें बताना नहीं है आपको, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। ये डिटेल डिस्कशंस होगा तो वो हमारे एग्जाम में नहीं है। तो अब हम जो अगला टॉपिक बात करेंगे वो होगा हमारा असर्शंस थ्रेड्स, असर्शन एंड थ्रेड्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक 3.1 असर्शन थ्रेड्स एंड रैपर क्लास के बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।